Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So this is the first lecture of Indian polity. So we have launched a course on Indian polity और इस कोर्स में हम लोग कवर कर रहे हैं जो कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत है, सिक्स एडिशन, ठीक है। सो सिक्स एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत को हम लोग कवर करेंगे अंडर द इंडियन पॉलिटी। और ये बुक जो है ये कंसिडर कर जाती है कि इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी अगर कोई बुक है तो वो है लक्ष्मीकांत। दैट इज़ वाई वी चूज दिस बुक, ठीक है। सो इस लेसन में हम लोग पार्ट ए जो है वो उसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, ठीक है। और कंपनी रूल में सम ऑफ द एक्ट जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट्स है, उसको देखेंगे। इस पार्ट में हम लोग कंपनी रूल से चार्टर एक्ट 1830 से पहले के जितने भी एक्ट्स हैं उन सभी को देखेंगे, प्लस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। सो दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी Manish Chaudhary and you can subscribe our channel Birsas Academy to make your preparation for UPSC and state PCS examination as well as many other competitive examination. So let us start this lecture. सबसे पहले कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर समझने का ज़रूरत क्यों है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने का सबसे पहले ज़रूरत ये है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ही बार में नहीं बन गया, ठीक है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड वाइड के थे, उनको स्टडी किया। बहुत सारे जो ड्यूरिंग दी ब्रिटिश एरा, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल जो जब इंडिया में था तो उससे बहुत सारे एक्ट्स पास हुए थे। चार्टर एक्ट ऑफ जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट, ठीक है। फिर मॉन्यूमेंटल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये सभी एक्ट है, बहुत सारे रेगुलेशन है, ठीक है। बहुत सारे रेगुलेशन, बहुत सारे एक्ट्स हैं। तो इन सभी रेगुलेशन, इन सभी एक्ट का जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था इंडियन गवर्नेंस सिस्टम में, ठीक है। और इन सभी गवर्नेंस के बेसिस पे इंडिया ने बहुत अपने गवर्नेंस सिस्टम को अपनाया था। क्योंकि जब हम लोग ब्रिटिशर्स से फाइट कर रहे थे फॉर आवर इंडिपेंडेंस, सो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नेंस सिस्टम को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया था। क्योंकि हम लोग फाइट जो कर रहे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे, तो उनके गवर्नेंस सिस्टम को हम लोगों ने बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करा था, हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स ने, हमारे लीडर्स ने। तो जब हमारा जो देश इंडिपेंडेंट हुआ तो हम लोगों ने बहुत अदर स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा। हमारे जो जो ये रेगुलेशंस हुए थे, एक्ट्स पास हुए थे ड्यूरिंग दी ब्रिटिश एरा, उन सभी को पढ़ा और उसके बेसिस पे हम लोगों ने अपना गवर्नेंस सिस्टम फॉर्मुलेट किया। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम लोग को जो आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसको समझना तो हम लोग सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना होगा कि अगर आज का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है तो वो क्यों है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू गो बैक। सो ब्रिटिशर कम टू इंडिया इन 16th century as a trader in the form of East India Company, which have exclusive right of trading in India under the charter granted by the Elizabeth. सो 1600 में एक चार्टर, ये जो चार्टर है वो किंग जो क्वीन है इंग्लैंड की, क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने एक चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ट्रेड कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। सो ट्रेड का ये जो मिला ये चार्टर, उसमें बेसिकली दिया गया था कि मोनोपोली दे दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को इन द ट्रेडिंग, ठीक है। और ईस्ट इंडिया का जब आप देखोगे ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस समय चल रहा था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, रॉ मटेरियल एज वेल एज मार्केट। सो रॉ मटेरियल प्लस मार्केट, क्योंकि जो भी फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके लिए मार्केट होना बहुत ही ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई ईस्ट इंडिया कंपनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप रॉ मटेरियल भी देखो प्लस आप मार्केट भी देखो, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ईस्ट इंडिया कंपनी को ये चार्टर क्वीन एलिजाबेथ ने दिया और ये चार्टर है। So in 1765 big company which is now a purely trading function obtained the Diwani right over revenue and civil justice of Bengal, Bihar and Odisha, ठीक है। So बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रही बल्कि उसने पॉलिटिकल पावर भी अपने हैंड में ले लिया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिली, ठीक है। और इस दीवानी राइट में उनको राइट मिला कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं
और सिविल जस्टिस का जो मैटर है वो देख सकते हैं। और ये कहाँ हुआ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो जो प्रोविंसेस थे, जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे यहाँ यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी थी, या बंगाल प्रेसिडेंसी थी, या बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर ये आती थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जो कि जो आजकल का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, ठीक है। और इन 1858, in the wake of Sepoy Mutiny, the British Crown assumed direct responsibility for the governance. So 1857 में सिपोई म्यूटिनी होती है। तो बहुत सारे जो इंडियन राइटर्स है उसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे वी.डी. सावरकर, इनको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और बहुत सारे जो वेस्टर्न राइटर्स है इसे बेसिकली एक सिपोई म्यूटिनी बोलते हैं, जिसका जो विज़न था बहुत ही लिमिटेड था, ठीक है। सो इसको बहुत सारे राइटर्स ने अपने वे में डिफाइन किया, लेकिन सिपोई म्यूटिनी और 1857 के रिवोल्ट से पहले भी बहुत सारे रिवोल्ट्स होते, बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स होते, बहुत सारे वर्कर रिवोल्ट्स हुए थे। लेकिन ये जो रिवोल्ट्स होते थे वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में होते थे, जो उनको विजन होती थी वो बहुत ही लिमिटेड होती थी, ठीक है। वो बहुत ही बेसिकली रिलीजियस पर्सन और या रिलीजियस रीजन और एक्सप्लोटेशन के कारण होती थी, और उनका विजन बहुत ही नैरो था। लेकिन ये जो 1857 का जो रिवोल्ट हुई थी वो बहुत ही मेजर स्केल में हुई थी। और इसके बाद ब्रिटिश क्राउन को लगा कि अगर हमको जो अपने जो इंडिया की जो कॉलोनाइजेशन में, अगर इंडिया को अगर कॉलोनाइज रखना है, तो हमको ये जो ऐसे इस टाइप की म्यूटिनी को हम लोग को रोक कर रखना होगा। और इसके बाद उस ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में ले ली, ठीक है। और इसके बाद एक और हुआ था कि इसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को रोक दिया था, ठीक है। पहले टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रही थी ब्रिटिश क्राउन, लेकिन अब टेरिटोरियल एक्सपेंशन में ब्रिटिश क्राउन ने ध्यान थोड़ा कम कर दिया था, ठीक है। तो ये तुम्हारा दीवानी राइट्स मिल रहा है, देखो, ठीक है। और ये सिपोई म्यूटिनी जो हुए थे, ये मंगल पांडे हैं, वन ऑफ द मेजर जो सिपोइस थे 1857 में, इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा, ठीक है। सो जैसे कि हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। सो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर्म की, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बहुत सारे जो देश है उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, और बहुत सारे जिससे हम लोग ने यूएसएसआर के से फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट लिया। फिर इमरजेंसी का प्रोविजंस, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट से हम लोगों ने डिफरेंट कंसेप्ट्स लिए, ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया, जो कि 26 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिशमेंट और कम इनटू एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। सो वेरियस फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हम लोगों ने ब्रिटिश रूल से लिया, क्योंकि ब्रिटिश रूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश रूल को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करा था। लगभग 600 से 6th सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक लगभग ब्रिटिश रूल रहा, ठीक है। तो इतने लंबे समय तक हम लोगों ने ब्रिटिश रूल को देखा है, तो ब्रिटिश ये हमारे लिए बहुत ईजी था कि हम उनके गवर्नेंस सिस्टम को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। सो देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल that laid the legal framework of the organization and functioning of the government and administration of British India. So बहुत सारे जो एक्ट्स पास किए गए, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। जो हम लोग फेडरल सिस्टम अभी का है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट से उन्होंने लिया है, ठीक है। सो बहुत सारे जो एक्ट्स पास हुए उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही हुआ हमारे जो गवर्नेंस सिस्टम है। और अगर ब्रिटिश रूल आप लोग देखोगे तो ब्रिटिश रूल को हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंपनी रूल, दूसरा तुम्हारा क्राउन रूल। सो कंपनी रूल है तुम्हारा 1773 से 1858 तक, और क्राउन रूल है 1858 से 1947, जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिली। सो कंपनी रूल देखते हैं। कंपनी रूल तुम्हारा 1773 से 1858 तक, ये भी बोल सकते हैं 1857 तक, जो सिपाही म्यूटिनी जब हो गई थी। तो सबसे पहला जो एक्ट पास किया गया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो दिस एक्ट वाज द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोर्टेंस। इसका जो इम्पोर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट
टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सो ये पहला स्टेप था ब्रिटिश क्राउन का टू रेगुलेट द गवर्नेंस और ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे गवर्न कर रही है उसको देखने के लिए पहला स्टेप था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। सेकेंड है कि इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो इसने पहली बार ये जो चार्टर एक्ट ने इसने पहली बार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफाइन करा। पहले क्या थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी भी थी, वो ट्रेड के काम को भी देखती थी और पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी देखती थी। तो इसमें क्या था कि जो उनके जो फंक्शन थे बहुत ही वैग्यू थे। तो इसमें क्या किया गया है कि इसमें जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के होंगे उसको डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और जो जितना भी पावर था अदर प्रेसिडेंसीज का वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दिया गया, ठीक है। सो इसके कारण क्या हुआ कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना की गई कि ये पर्सन है ये सब डिसीजन लेगा और जितने भी अदर वो सभी इनको फॉलो करेंगे, ठीक है। सो इसके फीचर्स को हम लोग देखते हैं। So it designated the governor of Bengal as Governor General of Bengal and created an executive council of 4 members to assist him, ठीक है। सो गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए, और क्या कि गवर्नर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें गवर्नर प्लस 4 मेंबर्स होंगे, ठीक है, ये बना दिया गया। तो द फर्स्ट गवर्नर जनरल वाज द लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। सो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। सो इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट। सो पहले क्या थी कि ये जो 3 प्रेसिडेंसीज थी जैसे बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, ये प्रेसिडेंसी सब इंडिपेंडेंट थी, और अगर कोई बॉम्बे प्रेसिडेंसी अगर मान लो मराठा से ट्रीटी करना चाहती है तो वो कर सकती थी, अगर मद्रास मैसूर से करना चाहती थी वो कर सकती थी। लेकिन इस एक्ट में आने के बाद क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के होने के कारण जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, और गवर्नर जनरल बंगाल बनने के बाद क्या हुआ कि ये जो इंडिपेंडेंट बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी की जो इंडिपेंडेंट थी वो ख़त्म हो गई और वो बंगाल के सबऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। सो इट प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। अब ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता बन गई है, ठीक है, और जिसमें 1 चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब फ्रॉम द नेटिव्स, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर उस समय देखोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं उनकी जो सैलरी थी वो बहुत ही कम थी। तो सैलरी कम होने के कारण लेकिन उनको एक छूट दी गई थी कि दे कैन इन्वॉल्व इन प्राइवेट ट्रेड। सो वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रेड होने के कारण वो क्या करते थे कि मान लो कोई 100 रुपये की चीज़ है तो वो 100 रुपये की जगह उसको 85 रुपये में बेच देते थे। तो उसके कारण क्या होता था कि जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश क्राउन उसको लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस हो रही थी, लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स है उनको प्रॉफिट हो रहे थे क्योंकि उनको तो कुछ था नहीं, वो लेकर के प्राइवेट ट्रेडिंग कर रहे थे, लॉस हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसके लिए जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ये रेगुलेटरी एक्ट में ये बोला गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी सर्वेंट्स हैं वो प्राइवेट ट्रेड अब नहीं कर सकते और वो ब्राइब नहीं ले सकते फ्रॉम द नेटिव्स, ठीक है। और प्रोविजन ये है कि स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू रिपोर्ट इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर इन इंडिया। सो एक ब्रिटिश क्राउन ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करा, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री एक्शंस ले रहे हैं उन पर एक रिपोर्ट बना करके उनको सेंड करना है ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को। नेक्स्ट जो तुम्हारा एक्ट है वो है तुम्हारा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। सो why this act was introduced? So in a bid to rectify the defect of regulating Act 1773, the British Parliament passed Amending Act of 1781, also known as Act of Settlement, ठीक है। So 1773 में जो एक्ट पास हुआ था उसमें some of the प्रॉब्लम्स थे। सो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक और एक्ट पास किया गया जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट एक्ट 1781,
और इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके फीचर्स को हम लोग देखते हैं। सो इट exempted the Governor General and the Council from the jurisdiction of the Supreme Court for the act done by them in their official capacity. Similarly, it also exempted the servant of the company from the jurisdiction of the Supreme Court. तो इसमें क्या बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो jurisdiction है वो गवर्नर जनरल पर नहीं होगा, प्लस सर्वेंट्स पे भी नहीं होगा। और जैसे आप अगर अभी प्रेजेंट डे में भी अगर प्रेसिडेंट को देखोगे तो प्रेसिडेंट भी अपने जो ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई भी फंक्शन करते हैं तो वो भी किसी भी जुडिशरी को जवाबदेही नहीं होते, ठीक है। जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे नहीं पूछ सकती कि आपने ऑफिशियल कैपेसिटी में ये डिसीजन क्यों लिया, ठीक है। सो वही कंसेप्ट पहले था इसमें। It excluded the revenue matter and matter arising in the collection of revenue from the jurisdiction of Supreme Court. So revenue का जितने मैटर थे उसको jurisdiction of Supreme Court से हटा दिया गया। और प्रेजेंट डे में भी अगर फिजिकल मैटर देखोगे तो फिजिकल मैटर गवर्नमेंट देखती है, ना कि जुडिशरी देखती है। So it provided that Supreme Court was to have jurisdiction all the inhabitant of the Calcutta, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन होगी वो सभी जो भी इनहेबिटेंट ऑफ कलकत्ता होंगे उन पर होगी। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ। सो इसमें क्या बोला कि जुडिशरी को ये पावर दी गई कि वो पर्सनल लॉ जो भी पर्सनल लॉ उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और जो डिसीजन होगी, अगर कोई हिंदू है तो उसको हिंदू लॉ के अनुसार उस पर डिसीजन दिया जाएगा, मुस्लिम लॉ है तो उनको मुस्लिम लॉ के अनुसार उस पर डिसीजन होगा और उनमें केसेस चलाई जाएंगे, ठीक है। सो हम लोग इसमें भी देखेंगे कोडिफिकेशन ऑफ लॉ जो लॉर्ड मैकॉले ने करा था। सो उन्होंने पर्सनल लॉ को जितने भी जैसे हमारे रिलीजियस लीडर्स थे, हिंदू के रिलीजियस लीडर्स को बनाए, उनको बोला गया कि आप अपने धर्म में अगर कोई पाप करता है तो उसका क्या क्या सज़ा आप बताओ। उसको उन्होंने कंपाइल करा, फिर मुसलमान को बुलाया, उनके मौलाना को बैठाएं और उनसे पूछा गया कि अगर कोई आदमी ये क्राइम करता है तो उसके लिए क्या सज़ा है। उसको उन्होंने कंपाइल करा, उसके बेसिस पे उन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉस को बना दिया, ठीक है। सो इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। सो इसमें क्या है कि गवर्नर जनरल ऑफ एंड काउंसिल को ये रेगुलेशन फ्री कर दिया कि वो रेगुलेशन फ्रेम कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा कि इट लेड डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड टेकन टू द गवर्नर जनरल काउंसिल एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट। सो अपील जो प्रोविंशियल कोर्ट की होगी वो तुम्हारे गवर्नर जनरल इन काउंसिल को जाएगी और ना कि सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो तुम्हारा एक्ट है उसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। सो इसमें इसके फीचर्स को हम देख लेते हैं। ये तुम्हारा प्रोविंशियल कोर्ट थे उस समय। So it distinguishes between the commercial and political function of the company. So commercial और जो political function जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो फंक्शन थे उसको अलग अलग कर दिया। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या दोनों फंक्शन कर रही थी, लेकिन अब क्या कि उसकी कॉमर्शियल फंक्शन को और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। सो इट अलाउ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। सो इसमें क्या हुआ कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगी, कॉमर्शियल अफेयर्स को देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और एक बॉडी बना दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इसका एम था टू सी द पॉलिटिकल अफेयर्स। सो ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पॉलिटिकल अफेयर्स हो रही थी उसको देखने का काम ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रही थी। नेक्स्ट तुम्हारा कि इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दिया गया कि ये सुपरवाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं ऑल द ऑपरेशन इन द मैटर ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, ठीक है, और रेवेन्यू मैटर्स में, ठीक है। सो दस द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर द दो रीजन के लिए एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला तुम्हारा कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। सो अब क्या हो गया कि आप 1813 का एक्ट देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश पोजीशन, तो इसी में यह दिखाया जा रहा है कि अभी जो ब्रिटिश क्राउन है उसने अभी ये जो गवर्नेंस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिटिश क्राउन ने अभी ले लिया, ठीक है।
So thus the act was significant for the reason, पहला तुम्हारा कि the company territory in the India was the first time called British possession in India. Second, the British government was given the supreme control over the company affairs and its administration. So ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया ओवर द जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम कर रही थी, ठीक है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। नेक्स्ट एक्ट है तुम्हारा एक्ट ऑफ 1786 में। सो 1786 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और उन्होंने दो डिमांड रखी थी फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस पोस्ट, और दोनों पोस्ट ये उनकी जो दोनों डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया गया था, और इसके लिए ये एक्ट को पास किया गया था, एक्ट ऑफ 1786। सो पहला था कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। सो पहले क्या था कि जो काउंसिल था G+4 का था और इसमें मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता था, लेकिन इसमें क्या बोल दिया गया इस एक्ट में कि अब क्या हुआ कि सर्टन अगर केसेस है कोई स्पेशल केसेस में तो गवर्नर जनरल के पास पावर होगा कि वो जो मेजॉरिटी है उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं। सेकेंड है तुम्हारा कि इट वुड ऑल्सो बी कमांड इन चीफ, सो उनको कमांड इन चीफ भी बना दिया जाए। सो ये दोनों प्रोविजंस को एक्सेप्ट किया गया। सो अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक्ट है वो है तुम्हारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सो इसके फीचर्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो पहला तुम्हारा कि इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी, ठीक है। सो ये जो पावर दी गई थी, ये जो दोनों पावर थी जो एक्ट ऑफ 1786 से मिली थी, ये पावर के पहले के लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिली थी, लेकिन अब जो भी गवर्नर जनरल आएंगे, ठीक है, वो उनको ये सभी ओवरराइडिंग पावर मिलेगी, ठीक है, कि वो अपने जो काउंसिल उसको उनके जो सर्टन केसेस में अगर मेजॉरिटी मिल रही है तो सर्टन केसेस में मेजॉरिटी के जो सपोर्ट उसको ओवरराइड कर सकते हैं। सेकेंड तुम्हारा इट गिव गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ द बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। सो गवर्नर जनरल जो बंगाल थे उसको बहुत ही पावर दिया गया, और सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी जो कि मद्रास और बॉम्बे थी उसको उनके सबऑर्डिनेट बना दिया गया, उनके पावर में रिडक्शन हुआ, ठीक है। सो इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स। सो अनदर 20 ईयर्स के लिए फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड मोनोपोली दे दी गई कि आप ट्रेड कर सकते हो। और इसमें एक और प्रोविजन क्या था कि इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। सो इसमें क्या बोल दिया गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होंगे और जो भी कंपनी के स्टाफ्स होंगे, जो उनके जितने भी खर्चा होंगे वो उनको पे की जाएगी फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। सो इंडिया से जितनी भी रेवेन्यू जनरेट होती है थ्रू ट्रेड थ्रू टैक्सेशन, उनसे उनको पेड किया जाएगा। सो इसके कारण एक क्या से स्टार्ट हो गया था यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ। सो इंडियन रेवेन्यू का यूज़ किया जा रहा था टू गिव सैलरी टू ब्रिटिश जो भी सर्वेंट्स हैं, ब्रिटिश के जितने ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनको दी जा रही थी सैलरी, उनको जितनी फैसिलिटी वो इंडियन रेवेन्यू से मिल रहा था, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता था कि जो इंडिया में बहुत सारे ह्यूज टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो होते थे वो उनका जो सैलरी होता था बहुत ही ह्यूज होता था, और उसके कारण जो यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स हैं उनके जो स्टाफ्स हैं उनको ह्यूज सैलरी पे कर सके कंपनी, ठीक है। और इट प्रोवाइडेड दैट कमांड इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। सो इसमें बोला गया कि कमांडर इन चीफ वो मेंबर नहीं हुआ गवर्नर जनरल काउंसिल का अगर अनलेस उसको अगर अपॉइंट किया जाए, ठीक है। सो ये फर्स्ट लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से देखेंगे, ठीक है। सो हम लोग ने ये इन्वायरमेंट के बुक जो है शंकर राइस उसको भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। यू कैन लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग अस। सो थैंक यू।